हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, अ, आज जो है हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। विद्युत धारा जो आपका लेसन है, विद्युत धारा लेसन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है, जो कि कई बार पिछले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इन सवालों को आप देखेंगे और उम्मीद है यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, रिवाइज करना है इसको जो है, और सभी पूछे के सभी पिछले सालों में पूछे हुए सवाल हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम सभी सवालों को देखेंगे, ठीक, और जानेंगे समझेंगे क्या है कैसे है। तो पहला सवाल जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है, कह रहा है कि विट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, ठीक है ना। सवाल है कि विट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है भाई? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध। पहला ऑप्शन उच्च प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन निम्न प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन है उच्च एवं निम्न प्रतिरोध, और चौथा ऑप्शन है विभवांतर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हीट स्टोन जो ब्रिज है उससे जो है उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो सही जवाब होगा उच्च एवं निम्न प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी अनंत होता है, ऑप्शन सी धनात्मक होता है, और ऑप्शन डी ऋणात्मक होता है। कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, या फिर ऋणात्मक होता है। क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सवाल का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। लेकिन कैसे? तो देखिए, आपने किरचॉफ का जो है प्रथम नियम पढ़ा होगा, और किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में, संधि पर, याद रखिएगा, संधि चाहे जो जोड़ है उस पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय जो क्या होता है, शून्य होता है। यानी किरचॉफ का पहले नियम कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो संधि होता है या फिर जोड़ होता है जहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे मिलने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या होता है? जीरो। तो वही बोला है, वही किरचॉफ के नियम के अनुसार ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला में कह रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? तो ये सिंपल सी बात है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ठीक है। विद्युत धारा का जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो फटाफट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है कुछ महत्वपूर्ण, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो ये तो आसान है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा, है कि ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है आपका ऊर्जा। चलिए आगे जो सवाल है, कह रहा है कि आगे जो सवाल है वो है किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो आपको पता होना चाहिए किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा, ठीक है, शक्ति, बल आगुण और बल, किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना। तो किलोवाट घंटा जो है मात्रक है ऊर्जा का, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ की प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। कह रहा है कि जब विभवांतर जो है स्थिर है और उस पर विद्युत परिपथ की जो प्रतिरोध है उसको आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा ना वो हो जाएगा आपका दुगुना। कितना हो जाएगा? दुगुना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना शून्य होता है। अब आदर्श एमीटर में जो प्रतिरोध होते हैं वो एक होता है सैद्धांतिक रूप से, एक होता है प्रायोगिक रूप से। तो जो सैद्धांतिक रूप से होता है वो आदर्श एमीटर, सैद्धांतिक रूप से जो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है वो होता है शून्य,
ठीक है। जबकि प्रायोगिक रूप से जो एमीटर का प्रतिरोध होता है वो शून्य नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। प्रायोगिक रूप से आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य नहीं होता, सैद्धांतिक रूप से आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए, ऐसे पूछेगा तो आप शून्य बताइएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, वो शक्ति पूछा है तो शक्ति एकदम फार्मूला है V²/R। याद रखिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति तो V² क्या होता है, R होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से क्षमा करेंगे, लंबाई घटने से या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। तो आपको एक बात बताने चाहेंगे हम कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक पदार्थ की प्रकृति तथा भौतिक अवस्था, जैसे भौतिक अवस्था में आपका ताप, उसकी आकृति, इन सभी चीज़ों पे क्या होता है, निर्भर रहता है क्या, चालक का प्रतिरोध। अब जो है विशिष्ट जो प्रतिरोध होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं ये सीधे तापमान पे निर्भर करते हैं, सिंपल बात है, याद रखिएगा। ठीक है, विशिष्ट जो प्रतिरोध होते हैं ये ताप पे निर्भर करते हैं, और ताप पे निर्भर होने से, ठीक है, ताप जब बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है तापमान पे निर्भर होते हैं। और ताप बढ़ा तो चाल भी बढ़ा, ताप कम हुआ तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो होगा ना विशिष्ट प्रतिरोध, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बात कहना है कि किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है, तो ताप के बढ़ने से। कम होगा तो क्यों कम होगा, ताप के कम होने से। ठीक है, यानी क्योंकि बिल्कुल जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है सीधे तापमान पर निर्भर करता है। ठीक, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को भी मिला हुआ है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वो क्या है, तो उसको नाइक्रोम कहा जाता है। नाइक्रोम के बारे में पता है ना, नाइक्रोम जो है विद्युत हीटरों में प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ गुण हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसके जो गलनांक होते हैं वो ये उच्च गलनांक बिंदु वाले होते हैं, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का सॉरी नाइक्रोम की बात चल रही थी। नाइक्रोम जो है ये आपका उच्च गलनांक बिंदु है। एक नंबर गुण हो गया कि ये उच्च गलनांक बिंदु होते हैं। दूसरा इसका एक और गुण है कि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, ये भी उच्च होती है। याद रखिएगा, गलनांक उच्च, प्रतिरोधकता उच्च, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वायु की उपस्थिति में ये आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता। ये भी इसका एक गुण है कि वायु की उपस्थिति में आसानी से ऑक्सीकरण इसका नहीं हो पाता। तो नाइक्रोम के 3 गुण याद रखिएगा कि ये उसके गलनांक उच्च होते हैं, इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, और वायु की उपस्थिति में ये आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता। 3 महत्वपूर्ण है। और आपको तो पता है ही कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वो क्या है, नाइक्रोम है। तो इस तरीके से टोटल मिला के 10 क्वेश्चन था। ठीक है, अभी जो है इसका सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला जो है उसको हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज जो है छठ है इसका एंजॉय करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।